Hey everyone, welcome to तथास्तु ICS. I hope you all are good. आज डेली न्यूज एनालिसिस 29 जुलाई है और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं हम उन्हें एक बार देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक बार इन्हें आप देख लो, फिर वन बाय वन इन्हें पढ़ते हैं। पीएम्स एड्रेस एट G20 एनवायरमेंटल मिनिस्टर समिट। इंडिया में G20 समिट इस साल होनी है, उसका मोटो वसुदेव कुटुंबकम है। और इसके अलावा जो अलग अलग 200 मीट्स होनी है उनमें से एक मीट ये रही, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ठीक है, जो पीएम की स्पीच रही है। उसके बाद सेमीकॉन इंडिया 2023, इसमें इस ब्रॉडली सेमीकंडक्टर्स के बारे में है। ये कहा जाता है आजकल के जमाने में कि इंडिया इज गोइंग, द वर्ल्ड इज गोइंग टू वर्क ऑन ABCDs। ए इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, B इज ब्लॉकचेन, C इज चिप्स एंड D इज डेटा। तो वो जो C में सेमीकंडक्टर चिप्स, जो चिप्स की बात होती है वो इन्हीं चिप्स की बात होती है, तो इनको एक बार देखेंगे। सेकंड है 16th फाइनेंस कमीशन जो अभी आने वाला है, उसके बारे में तो क्या क्या चीजें हैं जो आज के बदलते हुए सिनेरियोज में हम 16th फाइनेंस कमीशन में ठीक कर सकते हैं। इंडिया जापान फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक डायलॉग, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीजें। एंड गुजरात की गिफ्ट सिटी और उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो ट्रांजैक्शन, ये जो नई चीज आई है ये क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला ये आपका आर्टिकल कि पीएम मोदी ने कहा है कि नीड लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। यही जो G20 समिट जो मिनिस्टर्स की मीट हुई है एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की, उसमें उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करना होगा हमें। एंड पीएम ने अपने एड्रेस में कहा है कि वी नीड टू एनकरेज G20 नेशंस टू कोलैबोरेट ऑन एन इफेक्टिव इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग सोल्यूशन टू कॉम्बैट द प्लास्टिक पोल्यूशन। अब लीगली बाइंडिंग क्यों? क्योंकि ब्रॉडली शायद को इक्का दुक्का ही ऐसे जो इंटरनेशनल फोरम्स पे, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कई बार इन फोरम्स को, जो यूनाइटेड नेशंस है, इस तरह की चीज़ों को टॉकिंग शॉप्स की तरह कहा है कि यहाँ लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चले जाते हैं। और इसका एक जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि लीगली बाइंडिंग नहीं होती हैं जो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ज्यादातर चीजें लीगली बाइंडिंग हो। एंड सेकंड, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात की गई है। अब वो प्लास्टिक पोल्यूशन, बड़े प्लास्टिक पोल्यूशन से लेके वो जो माइक्रो बीड्स, इसके ऊपर एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था कि वो किस तरीके से आता है। तो वो आपके फेस वॉश और आपके शैम्पूज में भी होता है जो इवेंचुअली ओशंस में चले जाते हैं और पूरी फूड साइकिल को खराब कर देता है। खैर, तो यहाँ पे पीएम मोदी ने, जो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया के क्लाइमेट एक्शन प्रोग्रेस की एक पूरी रिपोर्ट दी है और वो रिपोर्ट आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए अच्छी है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो यही सीधे सीधे पॉइंट्स उठाकर आपको वहां पे रख देने हैं, ठीक। तो पहला ये है कि द पीएम मोदी सेज कि वी अचीव्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज अहेड ऑफ 2030 टारगेट की। जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन का टारगेट 2030 तक का था वो हमने अचीव कर लिया है। पहला अचीवमेंट ये है। We are among the top 5 countries globally in installing the renewable energy capacity। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करने के ये जो यूएन के 193 मेंबर्स हैं और वैसे जो दुनिया भर में इतने सारे नेशंस और क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा ग्लोबल इशू बन रहा है और जहाँ पे सारी बातें ये हो रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो, तो उसमें अगर टॉप 5 नेशंस में इंडिया आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। पहली दूसरी चीज ये। सेकंड इज aims to achieve net zero 270 by 270। 2070 तक हम नेट जीरो एमिशंस की तरफ चले जाएंगे। हमने कल जो एक आर्टिकल पढ़ा था फॉरेस्ट बिल जो अभी टेबल किया गया, जो अभी लोकसभा में पास भी हो चुका है, तो उसमें भी एक बात जो उनके प्रियम्बल में थी वो ये लिखी हुई थी कि इस फॉरेस्ट बिल को पास करने के बाद हमारा जो नेट जीरो एमिशन की एमिशंस एकदम जीरो हो जाएंगे, उस कार्बन इमिशंस उस तरफ चले जाएंगे 2070 तक, और ये बिल ये उस तरफ ले जाने में हमारी मदद करेगा। हालांकि आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ था कि ये सारी चीज़ें इवेंचुअली हमें नुकसान कर सकती हैं। कैसे? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे यूनियन गवर्नमेंट के मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके बारे में आप उस लेक्चर में जाके देखना। लेकिन 2070 तक ये नेट जीरो एमिशन कैप्चर करने की बात कई जगहों पे बार बार कही जा रही है और ये हमारा एम है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। जिनमें से दो चीजें में इंडिया ठीक है कि एक में टॉप 5 पे आ गया रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में, एंड सेकंड जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन है वो 2030 के टारगेट को इसने पूरा कर लिया है। उसके बाद व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाइमेट कमिटमेंट्स, जो इसके इंपॉर्टेंस क्या है कि इन क्लाइमेट कमिटमेंट को जो लीगली बाइंडिंग करने की बात की है पीएम ने, तो इट विल एम्फेसाइज द नीड टू स्ट्रेंथन कमिटमेंट्स अंडर यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कन्वेंशन और पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, उसके अंदर जो भी कमिटमेंट्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन किया जाएगा। इट असिस्टेड द ग्लोबल साउथ India assisted the global south in pursuing developmental goals in an eco-friendly manner।
ठीक। और इसके अलावा ओशन कंजर्वेशन की भी बहुत डीपली बात की है। जैसे जिन नेशंस को पहले स्मॉल आइलैंड स्टेट्स बोला जाता था, अब उसे लार्ज ओशियन कंट्रीज की तरह से रेफर किया गया है। एंड इट हाईलाइटेड द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ओशियंस, क्योंकि किस तरीके से ये जो छोटे छोटे नेशंस हैं, इंडिया ने कहा है कि हमने इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया कि इन्हें एक तो स्मॉल आइलैंड नेशन माना जाता है, तो उन्हें हमें लार्ज ओशनिक कंट्रीज बोला। एंड सेकेंडली, जो लार्ज ओशन कंट्रीज हैं, ये कम से कम 3 बिलियन पीपल की लाइवलीहुड, 3 बिलियन लोगों की लाइवलीहुड वर्ल्ड वाइड इफेक्ट करेंगी। इट ऑल्सो स्ट्रेस्ड द पॉसिबल यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ द ओशनिक रिसोर्सेज। ओशनिक रिसोर्सेज किस तरीके से बेहतर तरीके से यूज हो सकते हैं आने वाले टाइम के लिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसकी बात की गई। ठीक। इसके अलावा इंडिया ने जो कंजर्वेशन एफर्ट्स दिए हैं वो भी कमेंडेबल हैं, और पीएम ने उसे भी रेफर किया। जैसे थैंक्स टू द प्रोजेक्ट टाइगर, कि इंडिया अब वर्ल्ड वाइड 70% जो टाइगर पॉपुलेशन है उसका होम है, और इसी सक्सेस को देखते हुए अब इंडिया प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन को चलाएगा। ठीक है। ये आज अपेरेंटली आज 29 जुलाई को ही, आज 29 जुलाई को ही ये आर्टिकल कवर हो रहा है, और आज ही वर्ल्ड टाइगर डे भी है, तो आप इसे याद रखना। इंडिया विल ऑफिशियली मार्क द 50th, ये थोड़ा सा पुराना टारगेट है, आर्टिकल है, पर 2023, इसी 2023 को इंडिया के 50 साल पूरे हो गए थे। तो अब आप बताओ कि किस साल में शुरू हुआ था। ठीक है। अगर इसकी IUCN स्टेटस वगैरह की बात करें तो अबाउट टाइगर्स, IUCN में ये एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, और WPA में शेड्यूल लिस्ट में, शेड्यूल 1 में आता है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है। एंड टाइगर्स आर द लार्जेस्ट कैट स्पीसीज एंड इज बोथ फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज। ठीक। नंबर्स की, स्पेसिफिक नंबर्स की बात करें तो 2019 के टाइगर सेंसस के बाद ये पता चला है कि इंडिया हैज 2967 टाइगर्स, ऑफ विच 526 आर इन मध्य प्रदेश। ठीक। तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो अभी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो सब स्पीशीज हैं, जो 8 सब स्पीशीज है टाइगर्स की, हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, आउट ऑफ विच 3 आर एक्सटिंक्ट। कौन सी एक्सटिंक्ट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरा देख लो। दीज आर कैस्पियन टाइगर, जवान टाइगर एंड बाली टाइगर। ठीक। ये 3 स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अदर सब स्पीसीज आर बंगाल टाइगर्स, अमूर टाइगर्स। अमूर टाइगर, जैसे अमूर टाइगर रीजन जो रशिया और चाइना का है, वहां पे जो टाइगर्स मतलब रहते हैं, या जो उनका वो वाला हैबिटेट है, उन्हें ये बोला जाता है। उसके अलावा साउथ चाइना टाइगर, सुमात्रन टाइगर और इंडो चाइनीज टाइगर, ये वाले स्पीशीज हैं। लेकिन जो एक्सटेंट हो गए हैं वो कैस्पियन, जवान एंड बाली टाइगर्स हैं। ठीक। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व आर नागार्जुन सीरासेलम टाइगर रिजर्व, और जो स्मॉलेस्ट है, एक सेकंड में इसे साइड कर देता हूँ, जो स्मॉलेस्ट है वो है बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। लार्जेस्ट है नागार्जुन सीरासेलम एंड स्मॉलेस्ट है बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। जो हाईएस्ट डेंसिटी है टाइगर्स की, जो हमने नेशनल पार्क की सीरीज शुरू की है, तो उसमें हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कवर किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है, यहाँ पे भी वो लिखा ही है ऑब्वियसली, लेकिन जो सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, वहां पे टाइगर्स की डेंसिटी है। ठीक। तो ब्रॉडली ये पूरा आर्टिकल था, और इसमें हमने जो टाइगर्स के स्पेसिफिक NTCA और इन सारी चीजों को कवर कर सकते थे वो भी किया। मोदी सेज इंडिया कैन बिकम द हब ऑफ चिप मेकिंग इंडस्ट्री। ठीक। सेकंड आर्टिकल ये है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि ABCD, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, चिप्स एंड डेटा के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें चलने वाली हैं। तो उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर चिप्स। ब्रॉडली ये सिलिकॉन के ऊपर बनती हैं। ये चिप्स बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होती हैं, आपके थंबनेल से भी बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, इस थंबनेल से, इससे भी बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, सिलिकॉन के ऊपर बनाई जाती है, और इतनी ज़्यादा महीन इसकी टेक्नोलॉजी है कि कई बार मतलब बड़े बड़े देश इसे एक्वायर करने में अभी तक फेल रहे। अब जाके अमेरिका कुछ हद तक उसमें आ पा रहा है कि उसकी कुछ AMD जैसी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वो कर पा रही, वरना अभी तक ये ताइवान की कंपनी है, एक ही कंपनी है, वही 80 to 90% से ये चिप्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती थी। ठीक है। तो इवेंट क्या रहा है, ये क्या है कि इनॉग्रेशन ऑफ सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव इन गुजरात, ये गुजरात में हो रहा है। इसके अलावा भी आपने सुन लिया होगा कि एक बहुत बड़ी डील, लगभग 19 बिलियन डॉलर्स के आसपास की डील थी, वो जो वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच में हो रही थी कि चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए थी, लेकिन वो किसी वजह से टल गई, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को बहुत बड़ा धक्का लगा है। बट यहाँ पे इस ऐसे समिट्स के साथ इंडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, और
है भी इंडिया की बहुत ज़्यादा सीरियस है चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेके। इस वक्त इंडिया दुनिया की 5% चिप मैन्युफैक्चरिंग अभी भी एक्सपोर्ट कर रहा है, 5% के आसपास एक्सपोर्ट करता है। इवन जो लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं उसमें 20% पॉपुलेशन जो है वो इंडियन पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इंडिया के पास जो मैन पावर है, जो दिमाग है, जो टैलेंट है, वो तो बहुत अच्छा है ही। बस उससे अगर किसी तरीके से उस मैन पावर को हम अपनी तरफ स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे तो ये जो इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे उस पर इंडिया का एक अच्छा से होगा। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग पिच टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जो लालच या जो पुश किया जा रहा है कि वो क्यों इंडिया में आए और वो इंडिया में आके इन समिट्स को मतलब क्यों एड्रेस कर रहे हैं, क्यों इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो उसके ये की फैक्टर्स हैं। दीज आर द अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट रीजंस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। इंटरनेट पेनिट्रेशन होने की वजह से वो जो जिन डिवाइसेस के थ्रू इंटरनेट पेनिट्रेशन है उन डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक, इसके अलावा रोबस्ट फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम इन द कंट्री, अवेलेबिलिटी ऑफ टैलेंटेड वर्कफोर्स। इंडिया में तो टैलेंटेड वर्कफोर्स है ही, और जैसे मैंने आपको बताया कि 20% जो वर्कफोर्स सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग में है वो इंडियन है। वास्ट मार्केट पोटेंशियल है इसका, एंड फेवरेबल एंड अट्रैक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम। ठीक, इंडिया का टैक्स सिस्टम जो हायर लेवल पे है उसे इंडिया ने बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कंपेटेबल, काफी ज्यादा फेवरेबल बनाने की कोशिश की है उसे। द ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी एक रीजन है कि द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज इम्प्रेसिव। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इम्प्रेसिव ग्रोथ फ्रॉम $30 बिलियन टू $100 बिलियन। इतनी तेजी से इसका लगभग 2 गुने से ज्यादा इसमें ग्रोथ आई है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपोर्ट है इंडिया से वो भी अच्छा हो रहा है। द प्रेजेंस ऑफ ओवर 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द कंट्री। ठीक, इस वक्त इंडिया में 200 से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो वही सबसे ज्यादा जो ये सेमीकंडक्टर का यूज होता है वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे ईवीज से लेके लैपटॉप्स, आपके टीवी, स्मार्ट टीवीज और आपके फोन्स, और अब तो छोटे छोटे फोन जो डिजिटल फोन भी नहीं है उनमें भी। तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, और जिस तरीके से इंडिया मोबाइल से लेके हर तरफ अपनी अपने अपने पैर फैला रहा है, जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो वहां पे इंडिया में इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उन इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा होगा कि वो यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करके बाकी जगहों पे सप्लाई कर सके, और इंडिया के लिए तो अच्छा होगा ही। कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट, एक सेटबैक जो लगा इंडिया को, वो जो वेदांता वाली डील ठीक से पास नहीं हो पाई है, ठीक से आगे नहीं बढ़ पाई, तो पर उसके अलावा कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट हुई हैं। जैसे यूएस चिप मेकर एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस AMD टू इन्वेस्ट अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 सालों में लगभग $400 मिलियन इंडिया में, कितना होता है $400 मिलियन, लगभग 3,500 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करेगा इंडिया में। and they plan to establish its largest design center in Bengaluru, a prominent tech hub। ठीक, बेंगलोर को इसलिए प्रोमिनेंट टेक हब बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे वो मिल जाता है, इकोसिस्टम मिल जाता है। वहाँ अलग अलग स्टार्टअप्स के CEOs, हो सकता है कि किसी एक कैफे में बैठे हों, ये है बेंगलुरु का कल्चर। इसलिए वो जो वहाँ का की नेगेटिव्स हैं, जो पोल्यूशन की दिक्कत है, जो पानी की दिक्कत है, जो ट्रैफिक की दिक्कत है, उसको अवॉइड करते हुए इस इकोसिस्टम के लिए, इस टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम के लिए वहाँ पे स्टार्टअप्स जाते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज भी जाती हैं। ठीक, थर्ड आर्टिकल है हमारा चार्टिंग द पाथ फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। अब 16th फाइनेंस कमीशन आने वाला है, तो इससे हम क्या क्या चीज़ें आर्टिकल में बताया गया कि सीख सकते हैं, कि जो हमारी पहली कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिन्हें अगर हम एड्रेस कर रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम के लिए इंडिया के लिए कलेक्टिवली एज अ टीम, इंडिया के लिए जो स्टेट्स और सेंटर के साथ मिलकर बनती है, उसके लिए कलेक्टिवली एक अच्छी चीज़ होगी। ठीक, तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रिपरेशन चल रही है कि 16th फाइनेंस कमीशन को स्टेब्लिश कर दिया जाए, और पर बात यह है, फैक्ट यह है कि 15th फाइनेंस कमीशन आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी। ठीक है, द चेंजेस सिंस 15th फाइनेंस कमीशन जो 2017 में गठित की गई थी, सबसे बड़ी चीज तो कोविड-19 आ गया, जिसने दुनिया के देखने, सोचने, समझने, हर तरह सारे तरीकों को बदल दिया है। उसके बाद तो ये जो बाकी सारी चीज़ें AI और घर में वर्क फ्रॉम होम और ये सारी चीज़ें आने लगी,
पर इसके लिए मेटावर्स आने लगा, पर उसके लिए जो एक पुश दिया और जो जिसने अलग तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी को मोड़ दिया वो था कोविड-19। जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत सारे आ गए हैं, जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई है और जो टेंशन्स चल रही हैं इन कंट्रीज के बीच में, और जिस तरीके से पूरी दुनिया, जो एक दुनिया जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि हम लगभग 50% जो हमारा खाना है वो रशिया और यूक्रेन की ब्लैक सी ग्रीन डील पर टिका हुआ है, जो कि अभी कुछ दिन पहले, लगभग हफ्ते भर पहले व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कह दिया गया कि हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, इससे सारा फायदा यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज को हो रहा है, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ठीक, तो वो और ये सारी मार्केट्स वगैरह जो गिरी थी, जो जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई थी, तो वो इसलिए नहीं गिरी थी कि दो बहुत बड़ी पावर्स एक दूसरे से लड़ाई करने लगी थी, मतलब वो तो एक रीजन है ही, पर ये भी है कि जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है यूक्रेन, उसके ऊपर ये हमला हुआ था। और अगर वहां फूड नहीं पहुंचेगा, अगर यूरोप की सप्लाई वहां पे इन्फ्लेशन आ जाएगा इस चक्कर में, तो काफ़ी सारी चीज़ें डामाडोल हो जाएंगी, पूरी दुनिया का जो मतलब जो इन्फ्लेशनरी रेट है उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। खैर, तो कोविड-19 जियोपॉलिटिकल चैलेंज, और इसके अलावा जो इंडिया का डेट है वो जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो मतलब काफ़ी एस्टॉनिशिंग है कि इस वक्त जो इंडिया की जीडीपी, अगर इंडिया 100 रुपये कमाता है तो 90% वो डेट पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को मिला के, इसके अलावा जो स्टेट्स, मेनी स्टेट्स आर फेसिंग सिग्निफिकेंट फिजिकल इम्बैलेंसेस। ठीक है, बहुत सारे स्टेट इस वक्त कर्जे में डूबे हुए हैं। गुजरात के ऊपर लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, पंजाब के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेट है जो लाखों लाखों करोड़ के कर्जों में हैं। जो इंडिया की जीडीपी की हम बात करें उसमें 90% अगर डेट के थ्रू है। इतनी सिग्निफिकेंट वर्ल्ड लेवल पे चेंजेस आए हैं जियोपॉलिटिकल और इस तरीके के कोविड-19 के, तो क्या चीज़ें की जा सकती हैं कि हम जो 16th फाइनेंस कमीशन हो वो किस तरीके से अगले मतलब आगे आने वाले फ्यूचर टाइम्स को ध्यान में रख के चेंजेस करें। ठीक, तो सबसे पहली बात, फाइनेंस कमीशन का रोल क्या होता है एक बार देख लेते हैं, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन, आप, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एकदम पके पकाए होने चाहिए कि आपके पास गए, आपने वहाँ इंट्रोडक्शन छोड़ा, यहाँ कंक्लूजन छोड़ा, और आपका मतलब पढ़ते पढ़ते हम अभी इसमें सीख जाएंगे कि इस तरीके से एक टॉपिक के साथ, अगर ये टीवी है तो इसको किस तरीके से इकोनॉमी से भी जोड़ दें कि जब ये खराब होगा तब इस ये जो ई वेस्ट पैदा होगा इससे ये बहुत खराब है, और एजुकेशन से भी जोड़ें कि इसके बाद बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो हिस्ट्री से भी जोड़ें और आगे चल के किसी और अलग अलग डिमेंशंस में भी जोड़ें। तो वो हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते जब इन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो वो चीज़ करते रहेंगे हम। ठीक, ये आप एक बार देख लो अपने मेंस के इंट्रोडक्शन के लिए और प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए कि रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है। पीरियडिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आर्टिकल नंबर्स कई बार इधर उधर दिमाग से मिस हो जाते हैं, तो प्लीज एक बार याद रखना कि आर्टिकल 280 के थ्रू ये जो फाइनेंस कमीशन है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट डिफाइंस द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। किस तरीके से, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना वो डायरेक्टली सेंटर के पास जाते हैं, लेकिन अब सेंटर को भी तो वो मतलब जो डिवोल्यूशन करना है उसका पैसों का, वो उस अपने हिस्से में से कुछ उठा के स्टेट को देगा। तो उस तरीके की वो जो रिकमेंडेशन है कि किस तरीके से फाइनेंशियल रिलेशन हो सेंटर और स्टेट के बीच में, वो बात करता है ये। ठीक, डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस की अगर बात करी जाए तो 14th फाइनेंस कमीशन हैज रेज्ड द स्टेट्स शेयर इन डिविजिबल सेंट्रल स्टेट्स फ्रॉम 32% टू 42%। हालांकि ये अब घट के 41% हो गया, बिकॉज जो स्टेट्स का नंबर है वो घट गया, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर ये जो 2019 में सब कुछ हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर अब स्टेट तो रहा नहीं है, तो वो जो 42% दिया जाता था वो घट के 41% हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप याद रखना कि 14th फाइनेंस कमीशन ने किया था, 16th आ रहा है तो हो सकता है ऐसा लगे कि लास्ट वाली ने किया हो, नहीं 14th वाली ने किया था कि 32% जो टैक्सेस आते हैं सेंटर के पास, पहले 32% होता था, उन्होंने बढ़ा के उसे 42% कर दिया और अब वो घट के 41% हो गया है, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर अब इसका पार्ट नहीं है। ठीक, वी नीड टू री एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन शेयरेबल सेक्स एंड सरचार्जेस। अब ये सरचार्ज और जो सेस वगैरह होता है, ये क्या होता है कि सेस इज टैक्स ऑन टैक्स।
टैक्स ऑन टैक्स जो होता है वो सेस होता है, और इसके बाद इसकी बात हो रही है कि जो सेस और सरचार्ज होता है वो ब्रॉडली सेंटर के पास ही जाता है, ठीक है। तो वो सेंटर के पास ना जाके उसके अंदर भी ऐसे डिवोल्यूशन की क्राइटेरियाज रहें कि वो भी स्टेट तक पहुंचे, ठीक। वन पोजीशन इज टू फ्रीज द शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्ज। हाँ, ये जो जो ब्रॉडली सेस और सरचार्ज की बात की गई, इसके अंदर भी नंबरिंग की जाए कि लोगों के पास कैसे सेंटर और स्टेट के पास ये डिविजिबिलिटी हो सके। डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं? अब जो टैक्स शेयरिंग की बात हो रही है कि ये इसी सरचार्ज वगैरह में से स्टेट के पास भी जाना चाहिए, सेंटर के पास भी जाना चाहिए, पर वो किन फैक्टर्स के बेसिस पे हो, तो वो ये आर्टिकल ये सजेस्ट कर रहा है कि द शेयर्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स इन द सेंटर्स डिविजिबल पूल ऑफ स्टेट्स आर डिटरमाइंड बाय द इंडिकेटर्स सच एज पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, एरिया एंड इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर्स। इसको बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से ये सारी चीजें हों उसके हिसाब से इसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, वो आगे चल के देखेंगे हम। पर पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम एंड एरिया के हिसाब से हो, और दूसरा इंसेंटिव रिलेटेड हो कि कोई अगर स्टेट जो है वो अच्छा कर रहा है, मान लो पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा कर रहा है, ठीक, पॉपुलेशन के बेसिस पे आप दे तो सकते हो, पर कितने टाइम तक दोगे? 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब एक कोई स्टेट है जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, दूसरा स्टेट है जिसने बहुत ठीक तरीके से किया अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए, तो उसको कुछ इंसेंटिव्स भी तो मिलना चाहिए इन अच्छे कामों के लिए। तो फॉरेस्ट कवर अगर वो बढ़ाता है, मतलब डेमोग्राफी को कंट्रोल तरीके से रखता है, या अगर बहुत जोर से बढ़ रही है तो उससे तेज चेंज करता है, तो उनको इंसेंटिव रिलेटेड फैक्टर्स मिलने चाहिए, ठीक। पर कैपिटा इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ज्यादातर इस वक्त इंडिया में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही दिया जाता है, ठीक है। और इसीलिए कुछ रिकमेंडेशन है इस आर्टिकल में कि किस और कुछ क्या और किया जाए इसके अलावा। तो दे सजेस्ट यूजिंग फ्यूअर टैक्स डिवोल्यूशन क्राइटेरिया एंड फोकसिंग ऑन इक्विलाइजेशन प्रिंसिपल। इक्विलाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है कि मान लो कोई स्टेट है वो उतना ज्यादा संपन्न नहीं है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं, कर्नाटका के मुकाबले अगर बिहार है, तो बिहार को बिहार के हिसाब से जो जरूरत है कि अगर वो थोड़ा सा पीछे है, अगर वो लाइन में थोड़ा पीछे खड़ा हुआ है, जैसे रिजर्वेशन की पॉलिसी है हमारी कि जो पीछे छूट गया है तो उसको वो डिफ्रेंसिएशन में नहीं आता है, वो ये होता है कि पॉजिटिव इंटरवेंशन है कि वो उन्हें पीछे से उठा के आगे की तरफ लाया जा रहा है, ठीक। तो उसी तरीके से इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल भी यही है कि कोई स्टेट है जिसका पर कैपिटा इनकम खराब है, या जिसके जिसके पास बजटरी एलोकेशन उतना नहीं है, तो उसकी सहायता, उसकी मदद ज्यादा की जाए, ठीक। द गाइडिंग रिसोर्स ट्रांसफर टू द स्टेट बेस्ड ऑन population area and distance supplemented by suitable grants. The equalization principle promotes equity and efficiency used in federations like Canada and Australia. बहुत सारी जगहों पे यूज भी होता है। जब भी आप कोई एग्जाम्पल अपने मेंस के आंसर में लिखोगे ना, तो कोशिश करना कि वो उस तरीके का एग्जाम्पल हो जो कहीं और पे अपनाया जा रहा हो और उसका रिजल्ट अच्छा आया हो। यूपी में अगर कुछ अच्छा है, मान लो किसी डीएम ने कोई अच्छा काम किया, तो क्या वो पूरे देश में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता अगर हर जगह के डीएम कुछ ऐसा ऐसा सोचे, ऑब्वियसली अपनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए। पर अगर किसी ने एक जगह पे किया है, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस में बीच में एक सेक्शन भी आता था बहुत अच्छा, कि वो शायद हर रोज आता था, कैसे आता था अब मुझे याद नहीं है, लगभग ये 2020-21 की बात है, कि वो जो भी अच्छा कोई मिनिस्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई एसडीएम अच्छा काम करता था, तो उसकी पूरी एक लिस्ट होती थी उसमें किस तरीके से उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक। तो वो इंप्लीमेंट हो अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, तो एग्जाम्पल जो हो उसके बेस पे हो, आपके मन के बेस पे होगा तो वो भी ठीक है, पर अगर वो प्रूवन एग्जाम्पल है, अगर वो कहीं और इंप्लीमेंटेड है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अगर आपको अपने आंसर को एक वकील की तरह, मतलब एक एडवोकेट की तरह पुट करना है कि ये मैं दे रहा हूं और इसके ये रीजन है कि ये सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोर्थ आर्टिकल, इंडिया एंड जापान विल वर्क टू स्ट्रेंथन पीस टाइम कोऑपरेशन, एस जयशंकर जी ने बोला। ये पूरा इंटरव्यू है, पूरा इंटरव्यू इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें अलग अलग सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों के अलग अलग जवाब हैं, बट मैं आपको एक दो स्लाइड में छोटी सी जिस्ट दे देता हूँ कि ब्रॉड बात क्या है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ड्यूरिंग द 15th एनुअल इंडिया जापान फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक डायलॉग, उसके दौरान ये कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं। कोऑपरेशन एंड चैलेंज, हालांकि इनसे पूछा गया
जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था उन्होंने पूछा कि इंडिया और जापान का क्या प्लान्स हैं कि जब कोई वॉर हो जाएगी तो वो किस तरीके से उस वॉर से निपटेंगे। इसका जवाब देते हुए जयशंकर जी ने, जबान लड़कर आ रही है, इसका जवाब देते हुए जयशंकर जी ने कहा कि हमारा जो मेन फोकस है वो इस बात पे है कि पीस टाइम पे किस तरीके से हम काम करेंगे, और ब्रॉडली यही है कि कोऑपरेशन इंडिया एंड जापान विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग पीस टाइम कोऑपरेशन, कि पीस टाइम में हम किस तरीके से अपने ट्रेड और अपने कल्चर को इम्प्रूव करते हुए काम करेंगे। और जो ताइवान स्ट्रेट के ऊपर हालांकि उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया और चाइना के रिगार्डिंग पूछा गया, उसको उन्होंने अवॉइड कर दिया कि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट अब यहाँ एड्रेस करने के लिए नहीं है। नेचुरल पार्टनर्स हैं इंडिया इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, बोथ कंट्रीज सी देमसेल्व्स एज नेचुरल पार्टनर्स इन फेसिंग चैलेंजेस इन द फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर। अब इस तरीके के वर्ड जो है ना, जो ये जयशंकर साहब ने यूज किए हैं या जो ऐसे प्रोमिनेंट लोग यूज करते हैं, फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर या नेचुरल पार्टनर्स या इस तरह के शब्द, तो वो आपके वो जो की पॉइंट्स होते हैं ना, जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं जिनको लिखोगे तो ज़्यादा आंसर ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो वो इस तरह के शब्द होते हैं। इसके अलावा इंडिया और जापान ने पहली बार अपनी दे आर एंगेज इन अ मिलिट्री एंड मैरिटाइम एक्सरसाइज इंक्लूडिंग देयर फर्स्ट एवर ज्वाइंट फाइटर एक्सरसाइज इन जनवरी। ठीक है, जनवरी में पहली फाइटर एक्सरसाइज हुई थी, उसके साथ इनकी मैरिटाइम मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। और जयशंकर साहब ने जापान को एक एग्जेम्पलरी मॉडर्नाइजर भी कहा है। इट्स एन एग्जाम्पलर मॉडर्नाइजर एंड ऑल्सो अ रोल मॉडल फॉर इंडिया, कि किस तरीके से 1945 के बाद जो एटॉमिक बॉम्ब गिरा उसके ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। कौन से दो बॉम्ब थे वैसे, अगर मैं आपसे पूछूं? एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे बॉम्ब का नाम क्या था जो गिरा है? आपको अगर पता है तो प्लीज कमेंट करो। ठीक, तो लिटिल बॉय और दूसरा वाला बॉम्ब जो नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया गया, तो उसके बाद जापान ने जिस तरीके से डेवलपमेंट किया, क्योंकि उसके बाद उसने अपनी पूरी आर्मी यूएसए को दे दी कि आप संभालो, हमारा हो गया और हम अब अपनी इकोनॉमी, अपनी रोटी कपड़ा मकान पे ध्यान देते हैं। यही चीज़ हमने देखी थी यूनाइटेड नेशंस के दौरान पे भी, कि जब यूनाइटेड नेशंस के बाद जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हो रही थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तब यूरोप भी बहुत वो था, मतलब क्या, सोशो इकोनॉमिकली बहुत पीछे चला गया था। तो उसने भी मार्शल प्लान के थ्रू यही देख रहा था कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सकें। वो हमने यूएन वाली उसमें लेक्चर में कवर किया है। ठीक, जापान को एग्जाम्पलर मॉडर्नाइजर कहा गया और इंडिया के लिए रोल मॉडल भी है। क्यों है वो मैंने बताया। एंड इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हैं कि बोथ साइड्स रिकमिटेड to a 5 trillion yen target for Japanese investment in India during a period of 2022 to 2027। इवन बुलेट ट्रेन वगैरह की भी जो बात हो रही थी वो जापान के की वजह से ही हो रही थी, उनके कोलैबोरेशन के साथ होगा। फिफ्थ आर्टिकल, गवर्नमेंट अलाउज इंडियन कंपनीज टू लिस्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस थ्रू IFSC। IFSC के थ्रू जो इंडियन कंपनीज हैं वो अपने आप को लिस्ट कर सकती हैं फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर। अब इससे क्या है, ये सब क्यों हुआ है? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन, डॉज कॉइन ये सब समझ आने लगा। हालांकि डॉज कॉइन में अभी ज़्यादा समझने को क्या है पता नहीं, पर बिटकॉइन, इथीरियम, ये क्रिप्टो थोड़ा बहुत समझ आने लगा है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंडिया में बात होने लगी। तो उस पर चंद्रशेखर जी जो IT मिनिस्टर हैं, या फिर निर्मला सीतारमन RBI गवर्नर, इनके कमेंट्स आते रहते हैं, वो ब्रॉडली नेगेटिव होते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो क्रिप्टो इंडिया में खरीदा जाता है वो ब्रॉडली इंडियन रुपी का डॉलराइजेशन कर रही है, बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट योर मनी इनटू डॉलर्स एंड देन यू बाय द क्रिप्टोज फ्रॉम दोज डॉलर्स। ठीक, तो उसकी वजह से एक तो वो वजह है कि उस पर इतना हैवी टैक्सेशन और ये सब, हालांकि 2017-18 के आसपास वो ब्लॉक हो गया था और अभी उसके ऊपर इतना हैवी टैक्सेशन वगैरह लगाया गया। अब ये चीज़ क्या है, इवन जो शेयर्स भी हैं, जो इंडिया के बाहर के शेयर्स हैं, उसको भी खरीदने के लिए ये है कि 7 लाख से ऊपर होगा तो 20% तक ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐसा देना पड़ेगा कि आप खरीद रहे हो तो 20% के आसपास कट जाएगा वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होगा। ठीक है, तो अब उसी के उसमें कि इंडिया का रुपी का डॉलराइजेशन ना हो, बट बाहर की कंट्रीज को हमारे शेयर्स को एक्सेस करने को मिले, जिससे कि उनके कैपिटल का जो फ्लो है वो इंडिया के थ्रू की तरफ हो सके। ठीक, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है ये। 2020 में बोला भी था निर्मला सीतारमन जी ने कि हम गिफ्ट सिटी को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि हमारा कैपिटल फ्लो जो है वो अच्छा हो। और फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस भी किया है कि इंडियन कंपनीज कैन नाउ डायरेक्टली लिस्ट देयर शेयर्स ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस पर डायरेक्टली लिस्ट कर सकती हैं, ऑपरेटिंग एट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। IFSC कहाँ है? ये गिफ्ट
गुजरात में, गिफ्ट सिटी गुजरात में। गिफ्ट सिटी क्या है? ब्रॉडली स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो फॉरेन टेरिटरी की तरह फंक्शन करती है, ठीक है, ग्रीनफील्ड है ये, फॉरेन टेरिटरी की तरह फंक्शन करती है। दिस मूव एम्स टू इनेबल इंडियन कंपनीज टू एक्सेस ग्लोबल कैपिटल एट मोर फेवरेबल वैल्यूएशंस, ज्यादा फेवरेबल वैल्यूएशंस पे ग्लोबल कैपिटल को वो एक्सेस कर पाएंगे, ठीक। अब इसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है वो बनाया गया। पहले मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि ये है क्या, और फिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो देख लेंगे हम। या पहले यही देख लेते हैं कि लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू क्लियर एंड सेटल कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो ट्रांजैक्शंस। इसको मैं आगे अलग से बता देता हूँ, कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो ट्रांजैक्शंस एंड डेवलप अ एक्टिव रेपो मार्केट। जो रेपो मार्केट है, ये रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरी चीज है, ये बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड है। एंड एक्सपेक्टेड टू एनहांस द लिक्विडिटी इन द अंडरलाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? मान लो अभी तो हमें अडानी के शेयर लेने हैं, तो हम गए जेरोधा या जहाँ पे भी एंजल वन जो भी यूज़ किया जाता है वहाँ गए, हमने जाके शेयर्स ले लिए। बॉन्ड्स क्या हैं कि हमने लोन दिया है अडानी को या किसी को भी, कि हमने आपको, हम आपको लोन देते हैं और हम आपका बॉन्ड लेंगे, और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, वो थोड़े लंबे पीरियड के लिए होता है कि 5 साल 10 साल 15 साल बाद हम इसे आपको बेचेंगे, इतना % हमें आप इंटरेस्ट दोगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सेफ सिक्योर तरीका माना जाता है। लेकिन ये बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि 15-20 साल बाद 20 साल तक आपको वो अपने पास रखना पड़ेगा। और अगर वो आपने रखा रहा और अगर आपको एग्जैक्टली मतलब, हालांकि हम और आप ये नहीं खरीदते हैं बॉन्ड्स, मान लो टाटा ने खरीदे अडानी के बॉन्ड्स, ठीक है, और उन्हें 15 साल के बाद बेचने के बजाय इवेंचुअली कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि टाटा ग्रुप जो है वो कोलैप्स होने लगा और उसे वो बॉन्ड बेचने की जरूरत आ गई, तो ये मार्केट इतनी ज्यादा लिक्विड नहीं कि आप गए मार्केट में और आपने बेच दिया। और उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होते हैं कि ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बनाए जाते हैं। बॉन्ड मार्केट में जो लिक्विडिटी नहीं है, जो बॉन्ड मार्केट में आप इजीली जाके ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो, उस ट्रांजैक्शन को, उस लिक्विडिटी को लाने के लिए एलपीसीसी का गठन किया गया है, लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ एलपीसीसी: मार्केट मेकर्स कैन एक्सेस कॉस्ट इफेक्टिव फंडिंग फॉर देयर इन्वेंट्री, बॉन्ड होल्डर्स कैन मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स विदाउट सेलिंग देयर एसेट्स। अब इससे पहले क्या होता था, ये जो एलपीपी लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो बना है, इस वाली प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, कि ये जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है इसे एड्रेस करने के लिए जो बना है, तो इससे पहले आपको बेचना ही पड़ता था अपने बॉन्ड को, ठीक है। बट अभी आप अपने बॉन्ड्स को इस मैकेनिज्म के थ्रू, आप मतलब कोई बड़ा इंसान, कोई अरबपति खरबपति, वो इस मैकेनिज्म के थ्रू उन बॉन्ड्स को प्लेज कर सकता है कि मुझे अभी पैसे की जरूरत है, पर रादर देन बेच कि मैं पूरे बॉन्ड्स बेच दूं, मैं किसी को ये उधार पे दे देता हूँ। इवेंचुअली जाके मैं उससे जब 2-4 साल में मेरी हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं उससे जाके वापस खरीद लूंगा, और फिर उसे उस बॉन्ड पे जो मेरा इंटरेस्ट पेरेंट कंपनी से था, अडानी से था, उससे जाके एक्सेस कर लूंगा उस इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों के लिए था। एंटिटीज विद शॉर्ट टर्म सरप्लस कैन डिप्लॉय फंड सेफली एंड एफिशिएंटली। इसको मैंने अलग से भी लिख दिया है कि ये जो कुछ टर्म्स है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो ट्रांजैक्शन, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये क्या है, गिफ्ट सिटी, एलपीसीसी क्या है। गिफ्ट सिटी इज अ फाइनेंशियल हब इन गुजरात, इंडिया, फाइनेंशियल हब है, और वो वही आईएफ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, आईएफटीसी, अट्रैक्टिंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद फेवरेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। वही जो मैंने कहा था कि ये एक फॉरेन टेरिटरी की तरह फंक्शन करता है, तो वहां पे ये स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इश्यूज से निपटने के लिए इस सिटी को बनाया गया है, ठीक। एलपीसीसी क्या है? लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इट्स एन एंटिटी टू सेट अप विद अ स्पेसिफिक पर्पस, इस मुद्दे में, विच इन दिस केस ensures smooth settlement for corporate bonds, repurchase agreements and boosting liquidity in the bond market। ये एलपीसीसी बनाया ही किसी एक पर्टिकुलर दिक्कत को, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और इस जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है बॉन्ड मार्केट की लिक्विडिटी की। बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, तो उसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया। इसके अलावा जो 2 चीजें और हैं एलपीसीसी और इसके अलावा, कॉर्पोरेट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो ट्रांजैक्शन। सो व्हाट आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? Corporate bonds are the debt securities issued by companies to raise funds from investors, providing fixed returns and considered safer than stocks।
स्टॉक्स से सेफ होते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया कि अडानी के शेयर्स जाके लेने तो मार्केट से ले लिए, पर बॉन्ड वो है कि अडानी ने अपनी ये कहा कि मुझे लोन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो मेरे बॉन्ड्स ले जाओ और मैं इन पे इंटरेस्ट आपको पे करूंगा। ठीक, आप बॉन्ड लेके रखो, मेरे को कुछ पैसे दे दो और कुछ टाइम बाद मैं आपसे अपने बॉन्ड्स वापस ले लूंगा उनका, अपनी कंपनी के, और आपका पैसा तो वापस करूंगा, साथ में आपको इंटरेस्ट भी वापस करूंगा। ठीक है, ये होते हैं बॉन्ड्स, ये होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। और कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो ट्रांजैक्शन जिसकी बात कर रहा था मैं कि वो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में कंफ्यूज मत करना, वो क्या है? Corporate bond repo is a short-term borrowing method where one party sells bond to another with a promise to repurchase them later। ठीक, अब यही है वो मैकेनिज्म जो LPP, वो जो पीछे जो बात कर रहे थे हम, खुद ही नाम भूल गया क्या, हाँ, LPCC लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू जो मैकेनिज्म बनाया गया वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो ट्रांजैक्शन। और ये क्या है कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग मेथड है ये, कि आप अपनी चीजों को, अपने बॉन्ड को ले जाके मार्केट में बेचने की बजाय उस बॉन्ड को गिरवी रख दो। ठीक है, प्लेज कर दो, और थोड़े टाइम बाद जब आपके पास पैसा हो तो उस बॉन्ड को रिक्लेम कर लो और इवेंचुअली जाके जिससे लिया था, अडानी से जिससे लिया था वो बॉन्ड, उसे वापस करके उससे वो पैसा और इंटरेस्ट ले लो। ठीक, तो ये था कॉर्पोरेट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड रेपो ट्रांजैक्शन, LPP, LPCC एंड उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कल मंडे को मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच, बाय।